हेलो गाइस आज के रिवीजन सेशन में हम क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा सब्जेक्ट हम आज के रिवीजन सेशन में ख़त्म कर देंगे और आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। इस रिवीजन सेशन में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्रिमिनोलॉजी के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि क्रिमिनोलॉजी क्या है, इसका नेचर एंड स्कोप क्या है, क्रिमिनोलॉजी के स्कूल्स क्या हैं, क्रिमिनोलॉजी जो है इसमें कोज ऑफ क्राइम क्या होते हैं, क्राइम्स की थ्योरीज क्या हैं, फैक्टर क्या है क्राइम्स के, क्राइम क्यों होते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, सोशल इकोनॉमिक क्राइम्स क्या होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं, सारा पढ़ेंगे। फिर हम लोग पेनोलॉजी का कंसेप्ट उठाएंगे और पेनोलॉजी का मीनिंग, नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पनिशमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स क्या होती हैं, डेथ पेनल्टी क्या है, कैपिटल पनिशमेंट क्या है, ओपन प्रिजन क्या है, फिर पैरोल क्या है, प्रोबेशन क्या है, फिर जितना भी प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट में क्या प्रोविजन दी है, सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो कर देना। तो इसी के साथ हम अपना आज का रिवीजन सेशन शुरू करते हैं गाइज़। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशंस क्या है। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको एक नाम बताना चाहूँगा जो है बकेरिया, BACCERI। ये जो बकेरिया है ये क्रिमिनोलॉजी के फादर माने जाते हैं, ये मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के पिता माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम क्रिमिनोलॉजी के मेनली मीनिंग से कि क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो अगर मैं क्रिमिनोलॉजी के मीनिंग की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो कुछ भी लिखने से पहले आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। देखो क्रिमिनोलॉजी जो है ना, नाम से पता चल रहा है क्राइम, मतलब क्राइम से के इर्द गिर्द घूमती है, क्राइम के बारे में बताती है। तो जो क्रिमिनोलॉजी है यह हमें बताती है कि क्राइम के कारण क्या हैं, क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, क्राइम अगर हुआ है तो कैसे करेक्शन की जा सकती है, मतलब विक्टिम के साथ कैसे न्याय किया जा सकता है, जिस बंदे ने क्राइम किया है उसको कैसे पनिशमेंट हो सकती है, सारा कुछ हमें क्रिमिनोलॉजी बताता है। मतलब क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी। क्या बोला मैंने आपको, यहाँ लिखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द स्टडी बोल दो या साइंस बोल दो, कुछ ही बोल दो, स्टडी ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम, कि क्राइम कैसे होता है, स्टडी ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम, या फिर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अगर क्राइम हो गया है तो उसको रोका कैसे जा सकता है, वो भी ये बताती है क्रिमिनोलॉजी, या फिर करेक्शन ऑफ क्राइम, कि क्राइम को करेक्ट कैसे किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो क्रिमिनोलॉजी है ये और भी बड़ा कुछ बताती है। पहले हम क्रिमिनोलॉजी का जो मीनिंग है ये देखते हैं कहाँ से आया हुआ है। तो अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की बात करूँ तो ये जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। द क्रिमिनोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज वन इज क्राइमन एंड अदर वन इज लोगोस। अगर मैं क्राइमन की बात करूँ तो इसका सिंपल सा मतलब है स्टडी ऑफ क्राइम, या फिर नेचर ऑफ क्राइम, या फिर कॉजेशन ऑफ क्राइम, ये होता है क्राइमन का मतलब। वही मैं लोगोस की बात करूं तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस। मतलब अगर हम दोनों वर्ड को मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्राइमन लोगोस को मिला देते हैं, तो क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर ऑफ क्राइम, कॉजेशन ऑफ क्राइम। ये क्रिमिनोलॉजी बताती है कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है, कॉजेशन ऑफ क्राइम क्या है, वो क्रिमिनोलॉजी से पता चलता है। ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा जो मीनिंग है। हम अब डेफिनेशंस देखते हैं। अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो हमारे पास बड़े फेमस स्कॉलर हैं जिनका नाम है कोलेमन एंड नॉरिस। यहाँ नाम लिख रहा हूँ, कोलेमन एंड नॉरिस।
ये जो हैं बड़े ही ज़्यादा फेमस स्कॉलर हैं, और इन्होंने क्या बोला है, क्रिमिनोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है बड़ा अच्छे से। इन्होंने बोला है कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द एनालिसिस, क्रिमिनोलॉजी इज़ द एनालिसिस, थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ क्या बोला हुआ है, क्रिमिनोलॉजी इज़ द एनालिसिस, क्रिमिनोलॉजी इज़ द एनालिसिस ऑफ, ये एनालिसिस है किसका, ऑफ नेचर ऑफ क्राइम, कि क्राइम की प्रकृति कैसी है, क्राइम छोटा है, बड़ा है, हीनियस है या सिंपल है। नेचर ऑफ क्राइम ये कौन बताता है, क्रिमिनोलॉजी से पता चलता है। दूसरा द कॉजेज ऑफ क्राइम, वही बात है जो पीछे पड़ी, कॉजेज ऑफ क्राइम। आगे द फॉर्मुलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, द फॉर्मुलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, या फिर एंड द वेज दैट द क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड, एंड द वेज with the help crime can be controlled, मतलब जो कोलेमन एंड नॉरिस हैं इन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। इन्होंने बोल दिया कि जो क्रिमिनोलॉजी एनालाइज करती है कि क्राइम का नेचर क्या है, इसके बारे में बताती है, क्राइम क्यों हुआ है, कारण क्या है, इसके बारे में बताती है। जो क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल लॉ जो फॉर्मुलेट होते हैं क्राइम को रोकने के लिए, वो कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, या फिर क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किसकी हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारा कुछ जो क्रिमिनोलॉजी बताती है। क्रिमिनोलॉजी मतलब क्राइम से ही डील कर रही है। तो नॉलेज और इन्होंने बड़ी सिंपल बात बताई है, इसको पढ़कर आपको लग रहा होगा पता कि क्रिमिनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ हाउ द लॉ इज फॉर्मुलेटेड, क्रिमिनल लॉ इज फॉर्मुलेटेड, सारा कुछ। वहीं एक और स्कॉलर है सदरलैंड, इन्होंने भी कुछ ऐसा डिफाइन किया है, कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन दिया क्रिमिनोलॉजी की। इन्होंने बोला है कि ही डिफाइन द क्रिमिनोलॉजी एज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज ए सोशल फिनोमिना। इन्होंने क्राइम को सोशल फिनोमिना बताया है कि क्रिमिनोलॉजी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्रिमिनोलॉजी एक नॉलेज की बॉडी है, नॉलेज है बहुत सारा मिलता है नॉलेज, और वो बताता है कि जो क्राइम है वो एक सोशल फिनोमिना है, समाज से डील करता है, सोसाइटी से डील करता है। इट इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। और जो क्राइम है, जो क्रिमिनोलॉजी है वो क्या इंक्लूड करती है, अपने दायरे में क्या इंक्लूड करती है कि लॉ कैसे बनता है, कैसे ब्रीच होता है, सब कुछ क्रिमिनोलॉजी बताता है। मतलब सदरलैंड की डेफिनेशन आपने देख लेनी है, वैसे ये भी काफ़ी है। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी का नेचर एंड स्कोप क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं या नेचर ऑफ स्कोप की बात करूं तो ये सारे पॉइंट आप क्रिमिनोलॉजी में लिख सकते हैं, इसका नेचर या स्कोप क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई तब भी ये पॉइंट आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं पहला नेचर, वो है क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको कि हिंदी में आपराधिक मानव विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद करना है कि एक बड़े फेमस स्कॉलर हैं लोम्ब्रोसो, LOMBROSO, लोम्ब्रोसो। तो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने सबसे पहले क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बोला था। इन्होंने बोला था जो क्रिमिनोलॉजी है वो हमें बताती है कि एक व्यक्ति अपराध क्यों करता है, वो उसका हमें ज्ञान देती है, आपराधिक मानव विज्ञान कि मानव क्यों अपराध करता है। तो हमें क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी का पता चलता है कि वो क्राइम करता क्यों है, क्या कारण होते हैं, कोज क्या होते हैं क्राइम करने के पीछे। दूसरा जो है वो है पेनोलॉजी। पेनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पनिशमेंट, अर्थात कि किसी भी व्यक्ति को क्राइम करने के बाद कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसे कैसे रिहेबिलिएट किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति ने क्राइम कर दिया तो हम कौन सी पनिशमेंट दे जिससे कि वो रिफॉर्म हो जाए, वो एक लॉ अवॉइडिंग सिटीजन बन जाए। एक बार क्राइम करने के बाद अगर पनिशमेंट मिल जाए दोबारा से कभी क्राइम ना करे, ऐसे कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए, ये सारा कुछ हमें पता पेनोलॉजी में लगता है। पेनोलॉजी जो है ये एक ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी की। तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम पेनोलॉजी को भी पढ़ते हैं। पेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पनिशमेंट एंड व्हाट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द ऑफेंडर सो दैट दे कैन बी रिहेबिलिएट, दे कैन बी रिफॉर्म्ड इनटू द गुड बिहेवियर।
आगे आता है तीसरा पॉइंट जो है इसका नेचर स्कोप में, वो है विक्टिमोलॉजी। अर्थात जो क्रिमिनोलॉजी है इसका नेचर स्कोप ये भी है कि विक्टिमोलॉजी को भी कवर करती है। मतलब क्रिमिनोलॉजी का दायरा इतना बड़ा है कि विक्टिमोलॉजी भी इसके अंदर आता है। विक्टिमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी। विक्टिमोलॉजी का मतलब होता है इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम के साथ, जो विक्टिम है जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी स्टडी करना विक्टिमोलॉजी होता है। कि विक्टिम को कैसे कंपनसेशन दें, कैसे अब उसको हम लोग उसको ठीक करें, बिल्कुल जो उसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए क्या किया जाए, विक्टिम के साथ कैसे उसको बिल्कुल पुरानी स्थिति में लाया जाए, उसके लिए जो भी स्टडी है वो विक्टिमोलॉजी में होती है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे मैं आगे जाके जब आप पढ़ोगे तो पेनोलॉजी की अलग एक बुक है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। विक्टिमोलॉजी अलग है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर और ये आते हैं, मतलब क्रिमिनोलॉजी का दायरा इतना बड़ा है। तो विक्टिमोलॉजी की स्टडी कहाँ होती है, वो भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही होती है। मतलब विक्टिमोलॉजी एंड पेनोलॉजी बोथ आर द ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये भी इसके नेचर स्कोप में आता है। फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी, जो हमारा क्रिमिनोलॉजी है वो हमें हेल्प करता है क्रिमिनल साइकोलॉजी का पता करना, कि एक जो क्रिमिनल है उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, सोच कैसी होती है, वो अगर ऑफेंस करता है उसके बारे में वो क्या सोचता है, ऑफेंस करने के बाद उसकी मेंटलिटी कैसी होती है। तो ये सारा कुछ भी हमें क्रिमिनोलॉजी में पता चलता है, हमें क्रिमिनल साइकोलॉजी का पता चलता है क्रिमिनोलॉजी में। फिर आता है स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। तो जो क्रिमिनोलॉजी है वो हमें बताती है किसी भी क्रिमिनल्स का बिहेवियर कैसे पता करें, हम क्रिमिनल का बिहेवियर कैसे पता कर सकते हैं। तो हमें क्रिमिनोलॉजी से क्रिमिनल बिहेवियर पता चलता है कि क्रिमिनल्स का बिहेवियर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, ये भी हमें इसमें लगता है पता, ये भी नेचर स्कोप में आएगा। फिर ब्रांच ऑफ क्रिमिनल साइंस, जो ये क्रिमिनोलॉजी है ये क्रिमिनल साइंस की ब्रांच है। अब क्रिमिनल लॉ तो बहुत बड़ा है, तो क्रिमिनल लॉ की जो साइंसेस की ब्रांच है वो क्रिमिनोलॉजी है। क्रिमिनल लॉ की एक साइंस है, सिविल लॉ की ये साइंस नहीं है। ये सारी बातें आपने इसमें लिखनी है। अब हम पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या हैं क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने के, अलग अलग क्या मेथड हैं। स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, क्रिमिनोलॉजी के मेथड क्या है स्टडी करने क्रिमिनोलॉजी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। टोटल क्रिमिनोलॉजी के सारे स्कूल हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिस्कस करो तो सारे स्कूल लिखोगे, आपका क्वेश्चन आराम से 20 नंबर का बन जाएगा। और बाई चांस अगर आपको 20 नंबर में ही अकेला ये पूछ लिया गया, या अकेला ये पूछ लिया गया, या फिर अकेला ये पूछ लिया गया, या अकेला ये पूछ लिया गया, ये और ये तो नहीं पूछे जाएंगे, पर इनमें से ये पूछे जा सकते हैं कि इनको डिस्कस करो, तो आपको अकेला भी पता होना चाहिए। तो हम इन्हीं को सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको अकेला आए तो आप अकेला भी कर सको। 20 नंबर का आपके पास मटेरियल हो, अगर आपको इकट्ठा आ जाए, इकट्ठा तो आप कर ही सकते हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को। स्टूडेंट शुरू करने से पहले आप ये समझो स्कूल का मतलब क्या है। आपने हिंदू लॉ में याद होगा, आपको पढ़ा होगा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा स्कूल, दयाबागा स्कूल। अपने स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ ही पढ़ोगे, सुन्नी स्कूल, शिया स्कूल। मतलब हर स्कूल की अपनी अपनी विचारधारा होती है। मिताक्षरा स्कूल की अपनी विचारधारा थी, अपनी आइडियोलॉजी थी, अपनी उनके विश्वास थे। दयाबागा स्कूल की अपनी बातें थी, अपनी सोच थी, आपको पता ही था। वैसे ही जो ये क्रिमिनोलॉजी के स्कूल हैं, चाहे प्री क्लासिकल स्कूल है, क्लासिकल स्कूल है, पोजिटिविस्ट स्कूल है, सभी स्कूल्स की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है, इनके अपने आइडियाज़ हैं। तो अगर मैं प्री क्लासिकल स्कूल्स की बात करूं तो ये क्या बोलता था, सिंपल सी बात सुनना ध्यान से। जो प्री क्लासिकल स्कूल है इसको डेमोनोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है। डेमन डेविल, डेमन जो होती है ना, शैतान, राक्षस, पिशाच, उसी से ही वर्ड बना डेमोनोलॉजिकल, इसको डेमोनोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है। जो प्री क्लासिकल स्कूल है ये 17वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ यूरोप में। जब ये यूरोप में डेवलप हुआ उस टाइम पे यूरोप में पोप का बहुत बड़ा दबदबा था। पोप, जैसे पोप का मतलब होता है जो भी क्रिश्चियन लोग हैं उनका हेड, जो भी उनका हेड होता है वो पोप होता है, जो रिलीजन से डील करता है। तो उस टाइम पे चर्च का, रिलीजन का, पोप का बड़ा दबदबा था। तो उस टाइम पे ये माना जाता था, ये स्कूल ये मानता था, इस स्कूल की ये विचारधारा थी कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो वो अपने फ्री विल से कभी क्राइम नहीं करता, वो अपनी इच्छा से क्राइम नहीं करता, बल्कि वो किसी शैतानी ताकत के प्रभाव में आकर, किसी भी शैतानी ताकत के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी भी डेमन के या डेविल की इन्फ्लुएंस में आकर वो क्राइम करता है। इस स्कूल का मानना था कि कोई भी इंडिविजुअल क्राइम नहीं करता, बल्कि शैतानी ताकतें उनसे क्राइम करवाती हैं।
उसे क्राइम करवाती हैं। और ये स्कूल मानता था कि जो भी ये एक्सटर्नल स्पिरिट्स होती हैं, एक्सटर्नल स्पिरिट्स बोले तो राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी डेविल, वही क्राइम करते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। कठोर से कठोर सज़ा इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जो सज़ा लगती है, जो पनिशमेंट लगती है, वो व्यक्ति को नहीं लगती बल्कि उसके अंदर जो शैतान है उसको दी जाती है। इस स्कूल के अनुसार ये मानना था कि कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसको पनिश कर दो, और उस बंदे को, अपने आप को अगर वो बंदा निर्दोष साबित करना चाहता है तो उसे कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि आग में चलना पड़ेगा, खोलते हुए तेल में डूबना पड़ेगा। ये मानता था स्कूल कि अगर वो निर्दोष हुआ उसको कुछ नहीं होगा, और अगर वो गुनहगार हुआ तो वो पूरा का पूरा जल जाएगा। तो मतलब ये स्कूल टोटली बेस करता था रिलीजन के ऊपर। इनका मानना था कि कोई व्यक्ति क्राइम नहीं करता बल्कि जो बुरी ताकतें हैं, शैतान है, वही क्राइम करवाता है। थोड़ा पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। पहली बात तो इस क्राइम को डेमोनोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है। डेमन से ही डेमोनोलॉजिकल स्कूल बना है, डेविल डेमन से ये स्कूल का नाम बना है। ये 17वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ था, जब यूरोप में क्या था, यूरोप में चर्च का डोमिनेंस था, रिलीजन का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, तब ये डेवलप हुआ था। ये जो है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे क्या था, जब ये डेवलप हुआ स्कूल, इस टाइम पे क्या बोलते थे, इट वाज जनरली बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता था कि ए मैन कमिट्स क्राइम ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट कॉल्ड डेमन और डेविल। ये माना जाता था कि कोई भी बंदा अगर क्राइम करता है तो वो किसी भी राक्षस, किसी भी पिशाच के प्रभाव में आकर ये क्राइम करता है, एक्सटर्नल स्पिरिट के प्रभाव में आकर क्राइम करता है, उसकी अपनी कोई बिल नहीं होती। मतलब दिस स्कूल बिलीव्ड दैट एन ऑफेंडर कमिट्स ए रॉन्गफुल एक्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन फ्री बिल, उसकी अपनी फ्री बिल कोई नहीं होती, बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल सुपर पावर, पर वो क्राइम करता है एक्सटर्नल सुपर पावर की वजह से। देयर वाज नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम, मतलब इस टाइम पे कोई भी क्राइम की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। क्राइम क्या होता है, क्राइम क्यों होता है, क्राइम के कारण क्या है, कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसलिए क्राइम का मीनिंग, क्राइम के कारण सारे क्या थे, बेग थे या फिर क्लियर नहीं थे। तो इस टाइम पे क्या था, ये माना जाता था कि जो बंदा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको अब कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, उसको परीक्षा देनी पड़ेगी, ऑर्डियल देने पड़ेंगे। ऑर्डियल मतलब परीक्षा देनी पड़ेगी। और ऑर्डियल कैसे दिए जा सकते थे, ऑर्डियल कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ वाटर या फायर, आग, मतलब अग्नि परीक्षा दी जा सकती थी या पानी परीक्षा। होता क्या था, कई लोग एक बंदे को पानी में डाल देते थे, जो ये माना जाता था कि अगर वो निर्दोष हुआ तो वो तैयारी के बाहर आ जाएगा और वो गुनहगार हुआ डूब जाएगा। वैसे आग में जलती हुई आग में फेंक डाल देते थे, उबलते हुए तेल में डाल देते थे, ऐसी ऐसी ऑर्डियल दी जाती थी। तो ये सारी बातें आपने प्री क्लासिकल स्कूल में लिखनी है। इसके सिवा और भी बातें लिख सकते हो कि ये स्कूल मानता था कि क्रिमिनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कठोर पनिशमेंट दो, क्योंकि जो बंदा क्राइम कर रहा है, क्राइम एक्चुअली वो नहीं कर रहा, उसके अंदर शैतानी ताकत कर रही है, तो शैतानी ताकत को वो पनिशमेंट लगेगी, ना कि इंडिविजुअल को। ये मानते थे ये स्कूल वाले। और इस स्कूल में एक और बात आपने याद रखनी है कि देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड। इस स्कूल का मानना था कि जजमेंट ऑफ गॉड का कंसेप्ट है, मतलब भगवान ही न्याय करेगा, भगवान ही जजमेंट देगा। इसलिए बंदे ने क्राइम किया, उसे उबलते हुए तेल में डाल दो, भगवान न्याय करेगा। अगर वो गुनहगार हुआ जल जाएगा, नहीं हुआ तो साफ सुथरा निकल आएगा। तो ये इस स्कूल का मानना था, इस स्कूल की विचारधारा थी। तो ये आपने पढ़ लेना, इसको डिटेल में याद करके जाना, हो सके इसको और ऐड करो चीज़ें, इसको 20 नंबर का पढ़ के जाना, क्या पता 20 नंबर का ना आ जाए। अब हम इसका दूसरा स्कूल पढ़ लेते हैं, जो कि है क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी।